हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में संगत सीरीज की, यानी कि हमारी चल रही थी कलीजन सीरीज। और आज में हम बात करने वाले हैं कलीजन सीरीज की ही। कलीजन सीरीज में ही किसकी, माना कि कोई भी, अगर आपने कोई भी ब्राह्म से किसी एच ऊंचाई से, यानी कि कोई जमीन से कोई एच ऊंचाई है, वहां से ब्राह्म से अगर आपने किसी गेंद को फेंका है, तो जमीन से टकराने के बाद, टकराने के पूर्व जो सारी घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम किसी गेंद के लिए हम बात करने वाले हैं। तो हम देखें, अगर हम बात करें, माना कि कोई ये एच ऊंचाई मान ली हमने, जो कि जमीन से, अगर यहाँ से किसी ब्राह्म से किसी गेंद को हमने फेंका, तो ये टकराने के बाद यहाँ पर इसका वेग, फिर टकराने के पश्चात इसका वेग, फिर इसके पश्चात इसका वेग, और ये इसकी दूरी, इसके द्वारा लिया गया टाइम, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो जैसा कि संगत सीरीज में हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ, इन सारी बातों के लिए आज दो बहुत ही छोटे से टॉपिक लिए मैंने। एक तो संगत के पश्चात वेग, और एक और टॉपिक लिया है, यानी कि ये कोई भी ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर पट्टा रखा हुआ है, इससे किसी क्षैतिज, ये कि यहाँ पर ये निलंबित है, यानी कि किसी डोरी द्वारा इसको बांध दिया गया है। यहाँ पर अगर इससे कोई बुलेट टकराती है यहाँ आके, तो बुलेट के टकराने के बाद इसका जो वेग होता है पूरे निकाय का, यानी कि ये प्रत्यास्थ टक्कर करती है, तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ संयुक्त होकर जो गति करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें कि जमीन से संगत के पश्चात जो गेंद का उछलना होता है, उनके बारे में हम बात करें। माना कि ये कोई भी गेंद है जिसको हमने किसी h0 ऊंचाई से फेंका, तो यहाँ पर ये जो गेंद होती है, इसका जो वेग होता है ब्राह्म से जब छोड़ा जाता है, माना ये कोई वेग v0 होता है, लेकिन जब ये उछलने के बाद दोबारा आती है नीचे, तो यहाँ पर इसका वेग कोई v1 होता है, और यहाँ पर ये कोई v2 होता है। ये माना ये इसकी हाइट h0 है, यहाँ पर इसकी h1 है, और यहाँ पर इसकी h2 है। तो ये इसकी हाइट मान ली कि प्रथम उछाल के बाद, द्वितीय उछाल के बाद, ये प्रथम उछाल के बाद की हाइट है, ये द्वितीय उछाल के बाद की बात है। अब हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले माना कोई गेंद विराम से छोड़ी जाती है, माना कोई भी गेंद आपने विराम से छोड़ी है, तो हम बात करें कि टकराने से ठीक पूर्व, यानी कि जब वह गेंद धरातल से टकराएगी, तो उससे ठीक पूर्व जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसको कैसे ज्ञात करें। तो उसको ज्ञात करने के लिए टकराने से ठीक पूर्व वेग, यानी कि हम बात करने वाले हैं टकराने से ठीक पूर्व के वेग की। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, v² = u² + 2gh। ये आपने पढ़ा होगा, गति का ही समीकरण है। यहाँ पर जो u² है, ये अपने पास शून्य होने वाला है, क्योंकि आपने जो गेंद है उसको ब्राह्म से छोड़ा है, यानी कि वहां पर उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास निकल के आया v² = 2gh। तो यहाँ से v अपने पास आ गया 2gh, लेकिन जो हाइट है अपने पास वो क्या है, h0 के बराबर है। तो यहां से क्लियर हो गया कि टकराने से ठीक पूर्व जो गेंद की गति होगी, या जो गेंद है उसकी जो वेलोसिटी होगी, वो कितनी होने वाली है, v = √2gh0। ये बात हो गई धरातल से टकराने से ठीक पूर्व वेग की। अगर हम वही बात कर लेते हैं कि भाई जब गेंद जो है टकराने के पश्चात, यानी कि जो गेंद आई इस प्रकार और धरातल से टकराई, फिर उछलती है, तो उसके उछलने के बाद जो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होती है v1, तो v1 का मान किस प्रकार से ज्ञात करें। अब हमने बात की थी संगत में कि टकराने के पश्चात वेग = e × टकराने से पूर्व वेग।
अब ये बात हमने कहा की थी प्रत्यावस्थान गुणांक के लिए, यानी कि जब टकराने के पश्चात वेगों का आपेक्षिक अनुपात, आपेक्षिक वेग तथा जो टकराने से पूर्व आपेक्षिक वेग होता है उसका अनुपात प्रत्यावस्थान गुणांक आता है। तो वहीं से हमारे पास आता है टकराने के पश्चात वेग इज इक्वल टू ई इंटू टकराने से पूर्व का वेग। तो यहाँ पर हमारे पास टकराने के पश्चात का वेग हमको ज्ञात करना है, वो हमारे पास v1 है। यहाँ पर v1 इक्वल टू ई इंटू, और यहाँ पर अपने पास टकराने से पूर्व का वेग आ गया है √2gh0। तो ये टकराने के पश्चात का वेग हमारे पास हो गया और ये टकराने से पूर्व का वेग हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 इक्वल टू EV0, यानी कि जो विराम से छोड़ा जाता है उस टाइम का वेग। तो ये बात हो गई हमारी टकराने से पूर्व तथा टकराने के पश्चात वेग की। अब इसमें हम बात करें आगे प्रथम उछाल के बाद ऊंचाई। यानी कि गेंद ने प्रथम उछाल के बाद कितनी ऊंचाई तक बह गई, यानी कि यहाँ पर तो इसकी जो ऊंचाई थी वो निश्चित है, यानी कि धरातल से किसी h0 ऊंचाई तक जाएगी। h0 ऊंचाई से आपने छोड़ा है, लेकिन यह टकराने के बाद प्रथम उछाल के बाद कितनी ऊंचाई तक उछलेगी, तो h1 का मान हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास ऊंचाई का फॉर्मूला होता है अधिकतम ऊंचाई का v²/2g, v²/2g, और हमारे पास टकराने के पूर्व पश्चात का वेग आया था v1 इक्वल टू EV0 अर्थात e इंटू √2gh0। तो यहाँ से हम मान रखें उसका, तो h इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होने वाला है दोनों का। यहाँ पर अगर इसका वो कर दें v1 का स्क्वायर, ये v1 का स्क्वायर है इसको, क्योंकि ये प्रथम उछाल के बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ प्रथम उछाल के बाद का वेग आएगा। तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू E²2gh0। अब v1 के स्क्वायर का यहाँ पर मान रखें तो हमारे पास आता है E²2gh0/2g। यहाँ से 2g से जाएगा तो h इक्वल टू E²h0। तो दोस्तों यह बात हो गई कि प्रथम उछाल के बाद जो ऊंचाई आएगी गेंद की, यानी कि वह कितनी ऊंचाई ग्रहण करेगी, यानी कि यहाँ से टकराई और उसके बाद ये h1 डिस्टेंस तक उछली, तो जो उछाल का मान आता है, यानी कि वह कितनी डिस्टेंस तक उछलती है, तो उसका मान आ जाता है h इक्वल टू E²h0। आगे बात करते हैं हम इसमें कि माना कि गेंद जो है n उछाल तक उछलती है, इस प्रकार उछलती जाती है और सामने स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो माना कि गेंद nवें उछाल तक उछलती है, तो हम बात करें कि भाई nवें उछाल के बाद जो गेंद है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। nवें उछाल के बाद ऊंचाई, यहां पर हम बात करने वाले हैं hn की, कि nवें उछाल के बाद जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी। अगर हम वही बात कर लें कि nवें उछाल के बाद वेग की, तो हमारे पास पहले वेग क्या आया था प्रथम उछाल के बाद v0 इक्वल टू v1 इक्वल टू EV0। अगर यहां से हम अगर nवें उछाल के लिए बात करें तो vn इक्वल टू e⁻n v0। यहाँ पर हमारे पास nवें उछाल के बाद का वेग आ जाता है। अगर इसके लिए इसी प्रकार यहाँ पर ऊंचाई की बात करें हम तो यहाँ से nवें उछाल के लिए ऊंचाई का मान प्राप्त होता है हमारे पास यहाँ hn इक्वल टू इसी प्रकार e⁻2n h0। ये मान आ गया ऊंचाई का और ये वैल्यू आ गई अपने पास वेलोसिटी, यानी कि वेग। वो भी कैसे, nवें उछाल के बाद वेग तथा ऊंचाई के मान यहाँ आ गए हैं। तो ये बात हो गई किसी मतलब जमीन से कोई भी h ऊंचाई से अगर किसी गेंद को रिलीज किया जाता है तो उसके उछाल के बाद वेग और ऊंचाई की बात हो गई। और वहीं हम बात करने वाले थे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि
ऊर्ध्वाधर से कोई भी पिंड लटका हुआ है, कैसे? ऊर्ध्वाधर से लटके पिंड में गोली का धंसना। अर्थात ये कोई भी पिंड है जो कि यहाँ पर कीलकित है, इसको किसी एक धागे से इस पिंड को यहाँ पर बांध दिया जाता है और इस पर ये कोई बुलेट है, ये कोई बुलेट है जो कि u वेग से जा रही है और ये जो पिंड है ये विराम अवस्था में है फिलहाल। ये m मास की कोई है और इसका मास जो है m है। अब यहाँ पर ये कोई u वेग से जाती हुई किसी बुलेट ने इसको हिट किया तो यहाँ पर ये अप्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। कल हम बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में अप्रत्यास्थ टक्कर की। तो जब ये बुलेट इसको हिट करती है तो ये बुलेट है जो इस पिंड में धंस जाती है, तो इन दोनों का जो मास हो जाता है वो m प्लस m हमारे पास हो जाता है तथा ये जो बुलेट होती है इसमें धंसने के कारण इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इन दोनों में जो शेष ऊर्जा होती है उसके कारण, ये दोनों इसमें धंसने के कारण जो बची हुई ऊर्जा होती है उसके कारण ये जो पिंड है यहां से h ऊंचाई तक चला जाता है। ये यहाँ पर कोई h ऊंचाई तक जाएगा और ये कोई लेंथ पहले से ही L है और ये अपने पास यहाँ प्राप्त हो जाती है L माइनस H। तो यहाँ पर ये बात करें हम कि निकाय, तो निकाय किससे बन गया? अगर गोली प्लस पिंड अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि जो गोली का द्रव्यमान है उसका तथा पिंड का द्रव्यमान m अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये निकाय का द्रव्यमान हमारे पास प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, अब बात करने वाले हैं एक पूरे निकाय की, यानी कि गोली से धंसने के बाद वह एक निकाय बन जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो पिंड का वेग होता है या निकाय का वेग होता है, निकाय का वेग, अगर हम बात करें निकाय के वेग की तो सबसे पहले मैंने एक बात की थी, अगर कलीजन की बात होती है तो वहां पर हम लगा देते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि टक्कर से पूर्व का संवेग तथा टक्कर के पश्चात का संवेग। तो टक्कर से पूर्व का संवेग के लिए हम बात करें तो m यानी कि गोली का द्रव्यमान इंटू उसका वेग u प्लस पिंड का द्रव्यमान m लेकिन उसका वेग वो ब्राह्म्य है इंटू शून्य इज इक्वल टू, अब दोनों का जो द्रव्यमान होगा निकाय का द्रव्यमान m प्लस m इंटू v, यानी कि ये किसी वेग लगने के बाद किसी वेग v से गमन करेगा इंटू v। तो यहां से इसको आगे सॉल्व करें, mu इक्वल टू m प्लस m इंटू v। तो यहाँ पर जो निकाय का ये वेग होगा इसके लिए हम बात करें तो v इक्वल टू mu अपॉन m प्लस m। तो ये यहाँ पर निकाय का वेग आ जाता है गोली के लगने के बाद, यानी कि अगर कोई भी ब्लेड अगर किसी कीलकित कोई भी पिंड लटका हुआ है अगर उससे टक्कर करती है तो उसके टक्कर के पश्चात तो जो निकाय का निर्माण होता है तो उस निकाय का जो वेलोसिटी होती है वो क्या प्राप्त होती है, mu अपॉन m प्लस m। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर मैं तो कहता हूँ कि ज्यादातर जो भी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले पर आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा या आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू, या तो ये सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा या कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो निकाय का वेग होगा टक्कर के पश्चात वो क्या होगा, तो वो यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा। ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम यहाँ समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब आगे बात करें हम, ये तो बात हो गई निकाय के वेग की। अगर हम बात करें गोली के वेग की, अगर आपको फाउंड करना हो कि भाई गोली का जो वेग है
वो कितना होगा, गोली का वेग, यानी कि बुलेट की वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर हम लगाते हैं गोली का वेग ज्ञात करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। अब आपने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में सुना होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है, जो निकाय में काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है तो कन्वर्ट हो जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी में। अगर पोटेंशियल एनर्जी में कुछ लॉस हो रहा है तो वो बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। इन दोनों में जो इंटरचेंज होता है यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहलाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बदलती है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी बदलती है काइनेटिक एनर्जी में। अगर हम इस लॉ को लगाएं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो निकाय के लिए लगाएं तो 1/2, यहाँ पर मास है अपने पास m प्लस m इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी होती है अपने पास mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो यहां पर अपने पास है m प्लस m इंटू gh। तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है। तो यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालें, यहां से वेलोसिटी का मान निकालें तो अपने पास यहाँ वेलोसिटी आ जाती है √2gh। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 से हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी निकाय के लिए वो क्या आई थी, v इक्वल टू mu/m प्लस m। और यहाँ से हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाने के पश्चात क्या आई है वेलोसिटी √2gh। अब दोनों को यहाँ से कंपेयर करें, दोनों समीकरण 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से mu/m प्लस m इज इक्वल टू √2gh। अब यहाँ से अगर यहाँ पर ये बुलेट का वेग है तो बुलेट के वेग के लिए बात करें तो m प्लस m इंटू √2gh/mu। तो दोस्तों ये आ गया बुलेट का वेग और ये आ गया था निकाय का वेग। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई जो बुलेट का वेग होता है तो वो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाता है। अगर पूछ ले वो कि निकाय का वेग क्या होता है तो ये अपने पास निकाय का वेग आ जाता है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं कि भाई जो गतिज ऊर्जा में हानि होती है, जो डेल्टा के होता है, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करें, लॉस इन के, इसको अपन डेल्टा के से डिनोट करते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा के का 1/2 m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस के u2 का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस का फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पर जो m1 का मान है वो m के बराबर है, m2 का जो मान है वो m के बराबर है, तथा जो u1 का मान है वो u के बराबर है, और जो u2 का मान है वो 0 है। यानी कि ये अपने पास यहाँ पर वैल्यूज हैं इनकी। अब इनको यहाँ पर हम पुट करें तो डेल्टा के का अपने पास जो मान आता है वो क्या आता है 1/2 mm अपॉन m प्लस m इंटू u²। तो जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है वो हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है। तो आज हमने बात की कि अगर कोई भी पिंड ऊर्ध्वाधर रूप से किसी डोरी से लटका हुआ है, अगर उस पर कोई अभी गोली आकर के लगती है तो गोली के वेग की बात की, उस पूरे निकाय के वेग की बात की। और इससे पहले हमने बात की कि अगर किसी ऊंचाई से अगर आपने किसी गेंद को छोड़ा है तो उसके टकराने के पूर्व, टकराने के पश्चात, उनके वेग, ऊंचाई, इन सब की बात की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आई थिंक यहाँ पर अपनी कलीजन सीरीज समाप्त हो गई है। अगर हम एक और लेक्चर लेंगे तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट इसमें लाइंस भी हैं उनकी बात कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम आपसे। थैंक्स फॉर दिस लेक्चर।
कंफ्यूजन